तो मेरे प्यारे छात्र मित्रों और विद्यार्थियों, अब हम एक न्यू चैप्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत करते हैं और इसकी बेसिक बातों को डिटेल में समझते हैं। इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल उन साइक्लिक इवेंट्स या चक्रीय घटनाओं के रूप में डिफाइन किया जाता है जो एक महिला की रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान एक रिदमिक फैशन या निश्चित ताल में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 15 साल की उम्र में शुरू होता है, जो प्यूबर्टी की शुरुआत को मार्क करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने या कमेंसमेंट को मेनार्के कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 से 50 साल की उम्र में खत्म या सीज हो जाता है। बुढ़ापे में मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमेशा के लिए रुक जाने को मेनोपॉज कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन आमतौर पर 28 दिन की होती है, लेकिन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के तहत ये 20 और 40 दिन के बीच वैरी कर सकती है, बदल सकती है। चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में बदलावों की एक सीरीज चलती है। इन बदलावों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ओवेरियन चेंजेस, जो ओवरी के अंदर होते हैं। यूटेराइन चेंजेस, जो यूटेरस या बच्चादानी में होते हैं। वेजाइनल चेंजेस, जो वेजाइना में होते हैं। चेंजेस इन सर्विक्स, जो यूटेरस के निचले हिस्से या सर्विक्स में होते हैं। खास बात, ये सारे बदलाव एक ही समय पर साइमल्टेनियसली होते हैं। तो बच्चों, ये ऐसे समझो कि ये पूरा सिस्टम एक सिंक में काम करता है ताकि बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार रहे। अब हम देखेंगे ओवेरियन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में होने वाले बदलाव 2 फेजेस में होते हैं। ए, फॉलिकुलर फेज, बी, ल्यूटियल फेज। इन दोनों फेजेस के बीच में ओव्यूलेशन होता है। फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज साइकिल के 5th वे से लेकर ओव्यूलेशन के समय तक रहता है, जो कि 14th डे पर होता है। इस फेज के दौरान ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ ओवम का मैचुरेशन होता है। ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स ओवरी के कॉर्टेक्स में मौजूद ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर फॉलिकल में एक ओवम होता है जो एपिथेलियल सेल्स से घिरा होता है, जिन्हें ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। ये फॉलिकल्स अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए धीरे धीरे एक मैच्योर्ड फॉलिकल में बदलते हैं। फॉलिकल्स के अलग अलग टाइप्स। 1, प्राइमोडियल फॉलिकल। 2, प्राइमरी फॉलिकल। 3, वेसिकुलर फॉलिकल। 4, मैच्योर्ड फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल। 1, प्राइमोडियल फॉलिकल। प्यूबर्टी के वक्त दोनों ओवरीज में लगभग 4 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल का डायमीटर लगभग 15 से 20 म्यू होता है और ओवम का डायमीटर लगभग 10 म्यू होता है। हर प्राइमोडियल फॉलिकल में एक ओवम होता है जो ग्रैन्युलोसा सेल्स से अधूरा या इनकम्प्लीटली घिरा होता है। ये सेल्स बचपन के दौरान ओवम को न्यूट्रिशन या पोषण देती हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स ओवम मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर भी सिक्रीट करती हैं, जो ओवम को इमैच्योर स्टेज में रखता है। ओवरीज में मौजूद सारे ओवा बर्थ से पहले ही बन चुके होते हैं। बर्थ के बाद कोई नया ओवम डेवलप नहीं होता। प्यूबर्टी शुरू होने पर FSH और LH के प्रभाव में प्राइमोडियल फॉलिकल्स अलग अलग स्टेजेस में बढ़ना शुरू करते हैं। 2, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल तब प्राइमरी फॉलिकल बनता है जब ओवम पूरी तरह से ग्रैन्युलोसा सेल से घिर जाता है। इस स्टेज के दौरान फॉलिकल और ओवम दोनों का साइज बढ़ता है। फॉलिकल का डायमीटर बढ़कर 30 से 40 म्यू हो जाता है और ओवम का साइज लगभग 20 म्यू हो जाता है। वल्लाह वल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इतना बड़ा सिगरेट कौन पीती। इस वक्त फॉलिकल पर कोई निश्चित या डेफिनेट कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल नहीं होती। प्राइमरी फॉलिकल के डेवलपमेंट के दौरान होने वाले बदलाव। 1, ग्रैन्युलोसा सेल्स का बढ़ना, प्रोलिफरेशन और फॉलिकल के साइज में इजाफा। 2, ओवम के साइज का बढ़ना। 3, फॉलिकल के चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल का बनना शुरू। प्राइमरी फॉलिकल्स अब वेसिकुलर फॉलिकल्स में बदलते हैं। 3, वेसिकुलर फॉलिकल। FSH के असर में लगभग 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स बढ़ना शुरू करते हैं और वेसिकुलर फॉलिकल्स बनते हैं। वेसिकुलर फॉलिकल के डेवलपमेंट में होने वाले बदलाव। 1, ग्रैन्युलोसा सेल्स में बदलाव। 2, ओवम में बदलाव। 3, कैप्सूल का बनना। 1, चेंजेस इन ग्रैन्युलोसा सेल्स। ए, सबसे पहले ग्रैन्युलोसा सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं, प्रोलिफरेशन। बी, सेल्स के बीच एक कैविटी बनती है जिसे फॉलिकुलर कैविटी या एंट्रम कहते हैं। एंट्रम एक सीरस फ्लूइड से भर जाता है जिसे लिक्वर फॉलिकुलाई कहते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स के लगातार बढ़ने से फॉलिकल का साइज बढ़ता है। एंट्रम और उसका फ्लूइड भी साइज में बढ़ता है। ओवम को एक तरफ धक्का पुष्ट कर दिया जाता है और वो ग्रैन्युलोसा सेल से घिर जाता है, जो जर्म हिल या क्यूमुलस ओवोफोरस बनाते हैं। जो ग्रैन्युलोसा सेल्स एंट्रम की लाइनिंग बनाती हैं, उन्हें मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा कहते हैं। जर्म हिल की सेल्स लंबी कॉलमनर हो जाती हैं और कोरोना रेडिएटा बनाती हैं। 2, ओवम में बदलाव। 1,
ओवम का साइज बढ़ता है और उसका डायमीटर 100 से 150 म्यू हो जाता है। न्यूक्लियस बड़ा और वेसिकुलर हो जाता है। साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर बन जाता है। ओवम के चारों ओर एक मोटी मेम्ब्रेन बनती है जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ओवम और ज़ोना पेल्यूसिडा के बीच एक पतली दरार दिखती है जिसे पेरीवेटिलाइन स्पेस कहते हैं। 3. फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल। ओवेरियन कॉर्टेक्स के स्ट्रोमा से स्पिंडल सेल्स बदलकर फॉलिकल के चारों ओर एक कवरिंग शीथ बनाती हैं जिसे फॉलिक्यूलर शीथ या थीका फॉलिक्यूलाई कहते हैं। थीका फॉलिक्यूलाई 2 लेयर्स में बढ़ जाती है। थीका इंटरना, ये अंदर वाली वैस्कुलर लेयर है जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें लिपिड ग्रैन्यूल्स वाली स्पेशल एपिथेलियल सेल्स और नाजुक कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये सेल्स सिक्रीटरी बन जाती हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन्स, खासकर एस्ट्रोजन सिक्रीट करने लगती हैं। ये हार्मोन्स एंट्रम के फ्लूइड में रिलीज होते हैं। थीका एक्सटर्ना, ये बाहरी लेयर है जो घने थिकली पैक्ड फाइबर्स और स्पिंडल शेप्ड सेल से बनी होती है। साइकिल के लगभग 7वें दिन के बाद एक वेसिकुलर फॉलिकल बाकी सबसे बड़ा हो जाता है और डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। ये आगे चलकर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। बाकी वेसिकुलर फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं और एपोप्टोसिस के जरिए अट्रेटिक बन जाते हैं। 4. ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल एक मैच्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल है जिसमें मैच्योरिंग ओवम होता है। इसका नाम डच एनाटमिस्ट रेनियर डी ग्राफ के नाम पर रखा गया है। ग्रेफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में होने वाले बदलाव: 1. फॉलिकल का साइज बढ़कर 10 से 12 mm हो जाता है। ये पूरे ओवरी के कॉर्टेक्स की मोटाई तक फैल जाता है। एक पॉइंट पर फॉलिकल ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया पर दबाव डालता है और ओवरी की सरफेस पर बाहर निकल आता है। इस उभार को स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा पर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया पतली हो जाती है। फॉलिकुलर कैविटी बड़ी हो जाती है और फ्लूइड से भरकर तन डिस्टेंड हो जाती है। ओवम अपना मैक्सिमम साइज पा लेता है। ज़ोना पेल्यूसिडा मोटी हो जाती है। कोरोना रेडिएटा बिल्कुल साफ दिखने लगता है। जर्म हिल की सेल्स के बीच में कोरोना रेडिएटा के बाहर फ्लूइड से भरी छोटी जगहें बन जाती हैं। ये स्पेसेस ओवम की पकड़ को फॉलिकुलर वॉल से कमजोर कर देती हैं। थीका इंटरना प्रोमिनेंट हो जाती है। इसकी मोटाई डबल हो जाती है और यहाँ कैपिलरीज का एक रिच नेटवर्क बन जाता है। की प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और उसके नतीजतन ओवम एब्डोमिनल कैविटी में बाहर निकल आता है। ये प्रोसेस LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में होती है। एक नॉर्मल 28 दिन के साइकिल में ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है। ओवम एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर फलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। ओव्यूलेशन की प्रोसेस या मैकेनिज्म। ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, बट इसका अगले चैप्टर में डिटेल में दिया गया है। ओव्यूलेशन की स्टेजेस। स्टिग्मा वाली जगह पर ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। फॉलिकल के अंदर का फ्लूइड यानी फॉलिकुलर फ्लूइड धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। जर्म हिलॉक जो ओवम को पकड़े रहता है फॉलिकल की दीवार से आजाद हो जाता है। ओवम थोड़े फ्लूइड और ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ एब्डोमिनल कैविटी में बाहर निकल आता है। एब्डोमिनल कैविटी से ओवम फलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रिएटेड एंड यानी उंगलियों जैसे हिस्से के रास्ते ट्यूब के अंदर चला जाता है। ओवम का भविष्य यानी फेट ऑफ ओवम। ओव्यूलेशन से पहले या उसके दौरान पोलर बॉडीज बनने की वजह से ओवम हैप्लॉइड यानी आधे क्रोमोसोम्स वाला बन जाता है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ओव्यूलेशन के बाद ओवम सिर्फ 24 से 48 घंटे तक ही जिंदा यानी वायबल रहता है, इसलिए इसी समय के अंदर उसका फर्टिलाइज होना जरूरी है। फर्टिलाइज हुए ओवम को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट फलोपियन ट्यूब से सफर करता हुआ ओव्यूलेशन के तीसरे यानी 3rd डे तक यूटेरस में पहुंच जाता है। ये ओव्यूलेशन के 6ठे या 7वें दिन पर यूटेराइन वॉल में इम्प्लांटेड हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ओवम डीजेनरेट हो जाता है। आमतौर पर दोनों ओवरीज में से किसी भी एक ओवरी से सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। क्या बात है? बारे में डिटेल में बात करेंगे। ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें और 28वें दिन के बीच होता है। इस फेज के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसे ल्यूटियल फेज कहा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंडुलर पीले रंग की बॉडी, येलो बॉडी है जो ओवम के निकलने के बाद फटे हुए रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल से बनती है। कॉर्पस ल्यूटियम का विकास, डेवलपमेंट। ग्रेफियन फॉलिकल के फटने और ओवम निकलने के तुरंत बाद फॉलिकल खून से भर जाता है। अब इसे कॉर्पस हेमोरेजिकम कहते हैं। खून धीरे धीरे जमता या क्लॉट्स होता है। कॉर्पस हेमोरेजिकम तुरंत खत्म नहीं होता, बल्कि ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है।
फॉलिक्यूलर कैविटी जख्म भरने के साथ धीरे धीरे बंद हो जाती है। ब्लड क्लॉट की जगह एक सेरस फ्लूइड ले लेता है जिसमें फाइब्रिन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का डायामीटर 15 मिलीमीटर तक हो जाता है और ये साइकिल के अंत तक ओवरी में रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर। कॉर्पस ल्यूटियम में ग्रैन्युलोसा सेल्स और थीका इंटरना सेल्स ल्यूटीन सेल्स में बदल जाती हैं, जिन्हें ग्रैन्युलोसा ल्यूटीन सेल्स और थीका ल्यूटीन सेल्स कहा जाता है। इस बदलाव की प्रोसेस को ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। ग्रैन्युलोसा ल्यूटीन सेल्स, इनमें बारीक लिपिड ग्रैन्यूल्स और पीले रंग के पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। यही पीला पिगमेंट कॉर्पस ल्यूटियम को उसका खास पीला रंग देता है। थीका ल्यूटीन सेल्स, इनमें सिर्फ लिपिड ग्रैन्यूल्स होते हैं, पीला पिगमेंट नहीं होता। फॉलिक्यूलर कैविटी का साइज बहुत कम हो जाता है और उसकी आउटलाइन इर्रेगुलर हो जाती है। ये सेरस फ्लूइड और बचे खुचे ब्लड क्लॉट्स से भरी होती है। कॉर्पस ल्यूटियम के काम, फंक्शंस। 1. हार्मोन्स का सिक्रीशन। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन निकालता है। ग्रैन्युलोसा ल्यूटीन सेल्स प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती हैं और थीका ल्यूटीन सेल्स ईस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन्स के सिक्रीशन पर LH का प्रभाव होता है। 2. प्रेगनेंसी को बरकरार रखना, मेंटेनेंस। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 3 महीने तक, जब तक कि प्लेसेंटा न बन जाए, एक्टिव रहता है। इस दौरान इसके हार्मोन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। अगर तीसरे महीने से पहले कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाए या निकाल दिया जाए तो अबॉर्शन यानी गर्भपात हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का भविष्य, फेट। कॉर्पस ल्यूटियम का अंजाम इस बात पर निर्भर करता है कि ओवम फर्टिलाइज हुआ है या नहीं। 1. अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो ओव्यूलेशन के लगभग 1 हफ्ते बाद कॉर्पस ल्यूटियम अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंचता है और खूब हार्मोन्स निकालता है। फिर ये डीजेनरेट होने लगता है और इसे कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस या स्पूरियम कहते हैं। सेल्स का साइज छोटा हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम सिकुड़, इन्वॉल्यूटेड हो जाता है। अंत में ये एक सफेद निशान, व्हाइटिश स्कार में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। इस रिग्रेशन की प्रोसेस को ल्यूटियोलाइसिस कहते हैं। 2. अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी होने पर कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है और इसका साइज बढ़कर 20 से 30 मिलीमीटर हो जाता है। अब इसे कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडाटिस या कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ये 3 से 4 महीने तक ओवरी में रहता है और प्रेगनेंसी के लिए जरूरी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन निकालता रहता है। जब प्लेसेंटा ये हार्मोन्स बनाने लगता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। ऐसे तो नहीं होता है। हम यूट्राइन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे ओवरी में बदलाव आते हैं, बिल्कुल उसी वक्त यूट्रस में भी चेंजेस होते हैं। यूट्रस के इन बदलावों को हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा सिक्रीटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, जब ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्रस की मोटी दीवार एंडोमीट्रियम टूटकर गिरने लगती है। ये डेस्कोमेटेड टिश्यू खून और फ्लूइड के साथ वजाइना से बाहर निकलता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। ड्यूरेशन, ये फेज आमतौर पर 4 से 5 दिन तक चलता है। स्टार्टिंग पॉइंट, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन, फर्स्ट डे माना जाता है। हार्मोनल रीजन, ब्लीडिंग शुरू होने से 2 दिन पहले यानी साइकिल के 26th या 27th डे पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक गिर जाता है। इन हार्मोन्स की कमी ही मेंस्ट्रुएशन की वजह बनती है। एंडोमीट्रियम में होने वाले बदलाव, हार्मोन्स की कमी एंडोमीट्रियम में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। पहला, इन्वोल्यूशन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के ना होने से एंडोमीट्रियम अचानक सिकुड़ने, इन्वोल्यूशन होने लगती है। थिकनेस की कमी, एंडोमीट्रियम अपनी असली मोटाई का लगभग 65% तक खो देती है। तीसरा, वैसोकंस्ट्रिक्शन। अगले 24 घंटों में एंडोमीट्रियम की टेढ़ी मेढ़ी टॉर्चुअस खून की नलियां बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं: एंडोमीट्रियम का सिकुड़ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे वैसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस का निकलना और हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमी जो पहले नलियों को फैलाए वैसोडायलेटर्स रखते थे। चौथा, नेक्रोसिस और रप्चर। नलियां सिकुड़ने से वहां ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया हो जाती है, जिसके नतीजतन टिश्यू मरने लगती है, नेक्रोसिस। इससे नलियां फट जाती हैं और खून निकलने लगता है। पांचवा, डेस्क्वमेशन। नेक्रोटिक टिश्यू की बाहरी लेयर अलग होकर खून के साथ बाहर निकल जाती है। हार्मोन्स गिरने के 48 घंटों के अंदर सुपरफिशियल लेयर्स पूरी तरह झड़, डेस्क्वमेटेड हो जाती हैं।
छठा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ये बचा हुआ टिश्यू और खून यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस शुरू कर देते हैं, जो सारा कचरा वजाइना के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड की खासियत, क्वांटिटी। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में लगभग 35 ml खून और 35 ml सेरस फ्लूइड बाहर निकलता है। क्लॉटिंग, जब खून यूट्राइन कैविटी में निकलता है तो वो पहले जमता क्लॉट होता है, लेकिन यूट्रस में फाइब्रिनोलिसिन होता है जो इस क्लॉट को पिघला देता है ताकि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बिना किसी थक्के के बाहर निकल सके। क्लिनिकल नोट, अगर यूट्रस में कोई बीमारी, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो तो ये लाइसिस नहीं होता और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड क्लॉट्स के साथ बाहर आता है। मेंस्ट्रुअल फेज के खत्म होने पर एंडोमीट्रियम की मोटाई सिर्फ 1 मिलीमीटर रह जाती है। इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हार्मोन्स की हल्की सी कमी यूट्रस में कितनी बड़ी तब्दीली ले आती है। अब हम यूट्राइन चेंजेस के बाकी दो फेजेस, प्रोलिफरेटिव और सिक्रीटरी फेज को और डिटेल में समझते हैं। दूसरा, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज आमतौर पर साइकिल के 5th से 14th डे तक चलता है, यानी उस दिन से जब मेंस्ट्रुएशन रुकती है और उस दिन तक जब ओव्यूलेशन होता है। ये फेज ओवेरियन साइकिल के फॉलिकुलर फेज के साथ मेल खाता है। मेंस्ट्रुअल फेज के अंत में एंडोमीट्रियम की सिर्फ एक पतली लेयर ही बचती है, क्योंकि ज्यादातर एंडोमीट्रियल स्ट्रोमा झड़ चुका होता है। प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान एंडोमीट्रियम में बदलाव। पहला, एंडोमीट्रियल सेल्स बहुत तेजी से प्रोलिफरेट, मल्टीप्लाई करती हैं। दूसरा, पहले 4 से 7 दिनों के अंदर एंडोमीट्रियम की सरफेस पर एपिथेलियम फिर से दिखने लगती है। तीसरा, एंडोमीट्रियल स्ट्रोमा के अंदर यूटेराइन ग्लैंड्स बनना शुरू हो जाती हैं। चौथा, स्ट्रोमा में खून की नलियां दिखने लगती हैं। पांचवा, एंडोमीट्रियल सेल्स का प्रोलिफरेशन लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से इस फेज के अंत तक एंडोमीट्रियम की मोटाई 3 से 4 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। ये सारे बदलाव ओवरी से निकलने वाले एस्ट्रोजन के प्रभाव में होते हैं। फिर 14th डे पर एलएच के असर से ओव्यूलेशन होता है और इसके बाद सिक्रीटरी फेज शुरू होता है। सिक्रीटरी फेज साइकिल के 15th और 28th डे के बीच होता है, यानी ओव्यूलेशन के दिन से लेकर अगले साइकिल की मेंस्ट्रुएशन शुरू होने तक। ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन निकालता है। एस्ट्रोजन, इससे यूट्रस की सेल्स और ज्यादा प्रोलिफरेट करती हैं और एंडोमीट्रियम और मोटी हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन, इससे एंडोमीट्रियल स्ट्रोमा और ग्लैंड्स का साइज और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन के असर में एंडोमीट्रियल ग्लैंड्स अपना सिक्रीटरी फंक्शन, रस निकालना शुरू कर देती हैं। इससे पहले एंडोमीट्रियम में कई बदलाव आते हैं। सिक्रीटरी फेज के दौरान एंडोमीट्रियम में बदलाव। पहला, यूटेराइन ग्लैंड्स और ज्यादा टॉर्चुअस, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से उन्हें एंडोमीट्रियम में फिट होना पड़ता है। दूसरा, स्ट्रोमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन और लिपिड्स जमा हो जाते हैं, जिससे उनका साइज बढ़ जाता है। तीसरा, एंडोमीट्रियल स्ट्रोमा में कई नई ब्लड वेसल्स बनती हैं और वो भी टॉर्चुअस हो जाती हैं। चौथा, एंडोमीट्रियम की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। पांचवा, एंडोमीट्रियम की मोटाई बढ़कर 6 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। असल में सिक्रीटरी फेज एक प्रेपरेटरी पीरियड, तैयारी का वक्त है, जिसमें यूट्रस को ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार किया जाता है। एस्ट्रोजन का काम खराब हुई एंडोमीट्रियम की मरम्मत और ग्लैंड्स की ग्रोथ करना। प्रोजेस्टेरॉन का काम इन स्ट्रक्चर्स की और ज्यादा ग्रोथ करना और एंडोमीट्रियम में सिक्रीटरी एक्टिविटीज करवाना। अब बात करते हैं अंजाम या रिजल्ट की। अगर इस फेज में एक फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट हो जाता है और वो फीटस यानी बच्चा बनने लगता है, तो यूट्रस में बच्चे की सर्वाइवल के लिए और भी बदलाव होते हैं। लेकिन अगर ओवम अनफर्टिलाइज्ड रह जाए या प्रेगनेंसी ना हो, तो इस फेज के बाद मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है और एक नया साइकिल शुरू होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अब हम सर्विक्स और वजाइना में होने वाले साइक्लिक चेंजेस को डिटेल में समझते हैं। चेंजेस इन सर्विक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर्विक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस के दौरान साइक्लिक बदलाव आते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज। ईस्ट्रोजन के प्रभाव की वजह से प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान सर्विक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन पतली, थिनर और ज्यादा एल्कलाइन हो जाती है। ये बदलाव स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स को जिंदा रखने और उनकी मोटिलिटी में मदद करता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज के दौरान प्रोजेस्टेरॉन के असर से सर्विक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन ज्यादा मोटी, थिक और चिपचिपी, अडहीजिव हो जाती है। वजाइनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूट्रस और सर्विक्स की तरह वजाइना में भी दो मुख्य फेजेस में बदलाव आते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज। वजाइना की एपिथेलियल सेल्स कॉर्निफाइड, थोड़ी सख्त या लेदरी हो जाती हैं। इसके लिए ईस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है। सिक्रीटरी फेज। प्रोजेस्टेरॉन के असर से वजाइनल एपिथेलियम प्रोलिफरेट करती है, उसकी लेयर्स बढ़ती हैं। इसके साथ साथ इसमें ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी भर जाते हैं, इनफिल्ट्रेशन। ये दोनों बदलाव मिलकर वजाइना की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत, रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ईस्ट्रोजन रास्ता आसान बनाता है और प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्शन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में बात करेंगे।
मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ये रेगुलेटरी सिस्टम एक हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवरी अपने बढ़ते हुए फॉलिकल्स के साथ शामिल हैं। इस पूरे सिलसिले में ग्रोइंग फॉलिकल का रोल बहुत वाइटल यानी महत्वपूर्ण होता है। रेगुलेशन में शामिल हार्मोन्स। ये रेगुलेटरी सिस्टम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के हार्मोन्स के जरिए काम करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स ये हैं। नंबर 1 हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH। नंबर 2 एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स FSH और LH। नंबर 3 ओवेरियन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH के सेक्रीशन को स्टिमुलेट करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साइक्लिक चेंजेस को ट्रिगर करता है। GnRH का सेक्रीशन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि साइकोसोशल इवेंट्स यानी मनोसामाजिक घटनाएं जो कॉर्टेक्स और दिमाग के अन्य सेंटर्स के जरिए हाइपोथैलेमस पर असर डालती हैं। नंबर 2 फीडबैक इफेक्ट्स ओवरीज में होने वाले बदलावों का फीडबैक असर। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स FSH और LH। FSH और LH ओवेरियन और यूटेराइन चेंजेस को मॉड्यूलेट करते हैं या तो सीधा यानी डायरेक्टली या फिर ओवेरियन हार्मोन्स के जरिए इनडायरेक्टली। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स की भर्ती यानी रिक्रूटमेंट और उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है सस्टेन्स। इन दोनों हार्मोन्स का सेक्रीशन GnRH के इन्फ्लुएंस में होता है। ओवेरियन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन्स फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रीट होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कई एक्टिविटीज दिखाते हैं। ओवेरियन फॉलिकल बड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन निकालता है और कॉर्पस ल्यूटियम बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन इसका सेक्रीशन हर साइकिल में 2 बार पीक पर पहुंचता है, एक बार फॉलिकुलर फेज में ओव्यूलेशन से ठीक पहले और दूसरी बार ल्यूटियल फेज के दौरान। ईस्ट्रोजन फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरॉन फॉलिकुलर फेज में ओव्यूलेशन से पहले तक ये लगभग गायब यानी एब्सेंट होता है, लेकिन ल्यूटियल फेज के दौरान इसका रोल बहुत क्रिटिकल होता है। खास बात, दोनों स्टेरॉइड्स मिलकर यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना में बदलाव पैदा करते हैं। ये दोनों ओवेरियन हार्मोन्स GnRH के प्रभाव में होते हैं जो FSH और LH के जरिए काम करता है। साथ ही GnRH, FSH और LH का सेक्रीशन खुद ओवेरियन हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ऑफ ओवेरियन चेंजेस को डिटेल में कवर करते हुए समझते हैं कि कैसे हार्मोन्स हमारी ओवरीज को कंट्रोल करते हैं। फॉलिकुलर फेज 1 बायोलॉजिकल क्लॉक साइक्लिक इवेंट्स को शुरू करने वाली बायोलॉजिकल क्लॉक दरअसल GnRH का हर 2 घंटे में होने वाला पल्सेटाइल सिक्रीशन है। इसका मैकेनिज्म अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। 2 GnRH का ये पल्सेटाइल रिलीज एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH के सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। 3 LH का काम ये बढ़ते हुए फॉलिकल की थीका सेल्स में एंड्रोजेंस बनाने को इंड्यूस करता है। 4 FSH का काम ये ग्रैन्युलोसा सेल्स में एरोमेटेज एक्टिविटी को बढ़ाता है जिससे एंड्रोजेंस एस्ट्रोजन में बदल जाते हैं। साथ ही ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। 5 एस्ट्रोजन ही ग्राफियन फॉलिकल के विकास और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है और ये थीका सेल्स की सिक्रीटरी एक्टिविटीज को भी तेज करता है। 6 डबल फीडबैक कंट्रोल एस्ट्रोजन GnRH पर 2 तरह से कंट्रोल रखता है। नेगेटिव फीडबैक शुरुआत में जब एस्ट्रोजन कम होता है तो ये GnRH को रोकता है, इनहिबिट करता है, जिससे FSH और LH कम हो जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक फॉलिकुलर फेज के अंत में जब मैच्योर फॉलिकल बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन निकालता है तो ये GnRH को बढ़ा देता है। इससे अचानक FSH और LH की बड़ी मात्रा निकलती है जो ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ को और तेज करती है। 7 एक्स्ट्रा एक्शंस एस्ट्रोजन ग्रैन्युलोसा सेल्स पर FSH और LH के रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है जिससे सेल्स इन हार्मोन्स के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। 8 फाइनल टचेस LH ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ को फाइनल टच देता है और थीका सेल्स को प्रोजेस्टेरॉन निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है। 2 ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन के लिए LH सबसे जरूरी है। बिना LH के भले ही FSH कितना भी ज्यादा हो, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन के लिए LH की इस भारी मात्रा को LH सर्ज या ल्यूटियल सर्ज कहा जाता है। यह सर्ज एस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक की वजह से होता है। 3 ल्यूटियल फेज LH का रोल ल्यूटियल फेज के बदलाव मुख्य रूप से LH पर निर्भर करते हैं। 1 ये फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में बदलता है, ल्यूटिनाइजेशन। 2 ये कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करने के लिए उकसाता है। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? 3 ये कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखने, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। FSH का रोल 1
ये कॉर्पस ल्यूटियम की सिक्रीटरी एक्टिविटी को बनाए रखता है। 2. ये ल्यूटियन सेल्स को इनहिबिन निकालने के लिए स्टिम्युलेट करता है, जो बदले में एफएसएच को ही रोक देता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, द एंड ऑफ साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन नहीं होता तो हार्मोन्स में बदलाव कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म कर देते हैं। 1. कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक के जरिए एफएसएच और एलएच को रोक देते हैं। 2. इनहिबिन भी एफएसएच और एलएच को कम करता है। 3. इन दोनों हार्मोन्स एफएसएच, एलएच की कमी से कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाता है। 4. अंत में ल्यूटियोलाइसिस से कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मिलना बंद हो जाते हैं। 5. इन हार्मोन्स की एब्सेंस, कमी की वजह से हाइपोथैलेमस फिर से जीएनआरएच निकालने लगता है। 6. जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच निकलवाता है। 7. ये एफएसएच और एलएच नए इमेच्योर फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करते हैं और अगली साइकिल यानी नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है। यूट्राइन चेंजेस को डिटेल में समझते हैं कि कैसे हार्मोन्स यूट्रस की दीवार एंडोमेट्रियम को रेगुलेट करते हैं। यूट्रस में होने वाले बदलाव पूरी तरह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के असर में होते हैं। 1. प्रोलिफरेटिव फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाती है, उसकी मरम्मत मुख्य रूप से ईस्ट्रोजन द्वारा की जाती है। ईस्ट्रोजन ये काम करता है, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा में सेल्स की संख्या बढ़ाता है, प्रोलिफरेशन। यूट्राइन ग्लैंड्स का विकास करता है और एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा में ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां पैदा करता है। 2. सिक्रीटरी फेज। यूट्राइन चेंजेस का सिक्रीटरी फेज ओवेरियन साइकिल के ल्यूटियल फेज के साथ मेल खाता है, कोइंसाइड्स। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले एफएसएच और एलएच के असर में कॉर्पस ल्यूटियम बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन निकालता है। इस फेज में ईस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम में बदलाव के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरॉन ये काम करता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की ग्रोथ करता है और उन्हें और ज्यादा टॉर्चुअस यानी टेढ़ी मेढ़ी बनाता है। ब्लड वेसल्स की ग्रोथ करके उन्हें भी टॉर्चुअस बनाता है, जिससे एंडोमेट्रियम में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की सिक्रीटरी एक्टिविटीज यानी रस निकालने को स्टिमुलेट करता है। इस तरह सिक्रीटरी फेज के दौरान यूट्रस का स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो और सिक्रीटरी फंक्शंस कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले इन्हीं 2 हार्मोन्स पर निर्भर करते हैं। 3. मेंस्ट्रुअल फेज। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाता है। इसका सिलसिला कुछ इस तरह चलता है। सिक्रीटरी फेज के आखिरी 2 दिनों में पीरियड्स शुरू होने से 2 दिन पहले कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच को रोक देते हैं। जब एलएच और एफएसएच नहीं मिलते तो कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाता है और सिकुड़ने यानी रिग्रेसिंग होने लगता है। इसके नतीजतन ओवेरियन हार्मोन्स यानी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की अचानक कमी हो जाती है। इन्हीं हार्मोन्स की इसी कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। न्यू साइकिल की शुरुआत। ओवेरियन हार्मोन्स की कमी की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स यानी एफएसएच एलएच का रिलीज फिर से शुरू हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि ओवरी में नए फॉलिकल्स का विकास शुरू हो जाता है और ये साइकिल दोबारा रिपीट होता है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। मेंस्ट्रुअल के बारे में बात करेंगे, यानी मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी वो समस्याएं जो महिलाओं को हो सकती हैं। मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। मेंस्ट्रुएशन के दौरान कई महिलाओं को अनप्लेजेंट सिम्टम्स और डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी महसूस होती है। इसका मुख्य कारण हार्मोनल विड्रॉवल है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन से पहले या उसके दौरान यूटेराइन मसल्स में क्रैम्प्स यानी मरोड़ उठते हैं। कॉमन सिम्टम्स: पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, डिस्मेनोरिया, पीरियड्स के दौरान होने वाला तेज दर्द, सर दर्द, कभी कभी जी मचलाना, नौजिया और उल्टी आना, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन महसूस होना, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें बहुत तेज सरदर्द होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस। पीएमएस वो स्ट्रेस या सिम्टम्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले दिखते हैं। इसे प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस या टेंशन भी कहते हैं। ये आमतौर पर पीरियड्स शुरू होने के 4 से 5 दिन पहले होता है। इसका कारण ईस्ट्रोजन की वजह से शरीर में नमक और पानी का रुकना यानी रिटेंशन माना जाता है। मुख्य फीचर्स: मूड स्विंग्स और एंग्जाइटी यानी घबराहट, चिड़चिड़ापन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग पेट में सूजन या भारीपन महसूस होना। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन यानी असामान्य माहवारी। पीरियड्स से जुड़ी कुछ मुख्य बीमारियां या कंडीशंस नीचे दी गई हैं। टर्म मतलब: एमेनोरिया पीरियड्स का ना होना यानी एब्सेंस, हाइपोमेनोरिया ब्लीडिंग का बहुत कम होना, मेनोरेजिया बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, ओलिगोमेनोरिया पीरियड्स का देरी से आना,
फ्रीक्वेंसी कम होना। पॉलीमेनोरिया, पीरियड्स का जल्दी जल्दी आना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। डिसमेनोरिया, दर्द के साथ पीरियड्स आना। मेट्रोरेजिया, 2 पीरियड्स के बीच में अचानक ब्लीडिंग होना। एनोव्यूलेटरी साइकिल, एनोव्यूलेटरी साइकिल वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें ब्लीडिंग तो होती है पर ओव्यूलेशन यानी ओवम का रिलीज नहीं होता। ये प्यूबर्टी के वक्त और मेनोपॉज से कुछ साल पहले बहुत कॉमन है। मेनोपॉज से पहले वाली इस स्टेज को पेरीमेनोपॉज कहते हैं। अगर ये बच्चा पैदा करने की उम्र यानी चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में बार बार हो तो इससे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो सकता है। इसके मुख्य कारण कॉजेज: हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा और थका देने वाली एक्सरसाइज, स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज, ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाने पीने की गलत आदतें, हाइपोथैलेमस का ठीक से काम न करना, पिट्यूटरी, ओवरी या एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर्स, स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों का लंबे समय तक इस्तेमाल। मजा आया।